अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। जश्न ईद मिलादुन नबी आप सबको मुबारक हो। आज पूरे जोश व खरोश से पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने भी आज एक स्पेशल रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में आपने देखा मुनक्किद हुई और उसमें तमाम वफाकी वज़रा ने पार्टिसिपेट किया। आज के दिन ख़ातिमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दुरूद और सलाम भेजने का दिन है। कसरत से ये दुरूद पढ़िए आप भी, और हम सबको मिलकर ये कोशिश करनी है कि सीरत तैयबा पर हम अमल पैरा हो सकें, क्योंकि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही अच्छा दर्स हमें दिया है। इस दीन को सिखाया है हमें कि किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। साथ साथ जाहिर है कि सियासत भी चलती रहती है और सियासत में कई डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, जिस पर आज हम तज्जिया कराने के लिए अपने मोहतरम मेहमानों का पहले मैं तारुफ करा दूं। हमारे साथ हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद से ही कमर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं बिलाल अज़हर कियानी साहब। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं उनका मैं जिक्र करती चलूँ कि PDM ने, आपने देखा गुज़िश्ता रोज़ ये कहा कि अब 20 अक्टूबर से मुल्क भर में एहतजाज होंगे, मुल्कगीर एहतजाज होंगे, रैलियाँ होंगी, और ये तमाम चीज़ें महंगाई के ख़िलाफ़ निकाला जाएगा अवाम को। एक तरफ जहाँ ये है तो दूसरी तरफ जिस मामले पर तमाम मैं कहूँगी अपोजिशन ख़ास तौर से ये सोचे बैठी है या आंख लगाए बैठी है कि क्या मामलात बिगड़े हैं मुक़्तदर हलकों में और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान में। तो कल कुछ इस तरह से आपने देखा होगा कि NCOC के इजलास में चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद थे, दौरा किया। इसके साथ साथ चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ का एक दौरा ISI के हेडक्वार्टर्स में भी हुआ। ISPR की तरफ से ये प्रेस रिलीज़ भी आई, तस्वीर भी इसकी जारी की गई, और चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ की चार्ज DFS, अमेरिकन चार्ज DFS एंजेला साहिबा से भी एक 1-on-1 मुलाकात हुई। इसके बारे में भी ISPR ने एक प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की थी, जिसमें बाहमी उमूर पर, ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर तमाम तर गुफ्तगू की गई। ख़त्ते की सूरत हाल खुसूसन अफ़गानिस्तान के हवाले से भी बात हुई। आज ज़रा इन्हीं पर हम तज्जिया करवाते हैं अपने मोहतरम मेहमानों से, वो जो इस्लामाबाद में हैं और ज़रा काफ़ी ख़बरें भी रखते हैं। कुर्बो जवार में हमने सुना है शहबाज शरीफ साहब भी सैर करते नज़र आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। क्या इन तमाम तस्वीर को, इस दौरों को देखकर हम ये समझें कि अब हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं, सब सेम सेम हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो ईद मिलादुन्नबी के हवाले से यही कहूँगा कि यकीनन ये कॉन्फ्रेंसेस का इनकाद और मुल्कगीर सतह के ऊपर इसको मनाना एक ऐसा इक़दाम है, लेकिन साथ ही साथ ये है कि तालीमात जो हैं वो हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके ऊपर अमल करना पड़ेगा, जिससे हमारी ज़बान से, हमारे हाथ से, हमारे अमल से दूसरा इंसान महफूज रहे, क्योंकि आप रहमतुल आलमीन हैं, मुस्लिमीन नहीं। आपने तमाम इंसानियत को पैगाम दिया सलामती का, अमन का, खुशहाली का, मोहब्बत का, इंसाफ का। तो हमें वो तरीके अपनाने पड़ेंगे जिससे पाकिस्तान के अंदर अमली तौर पर हम आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करें और अपनी ज़िंदगी पे लागू करें। तो बेशक। यकीनन अनगिनत दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और जब तक हम अपने माँ बाप से ज़्यादा आपकी ज़ात से ना मोहब्बत करें तो हम मेरे ख्याल में मुकम्मल नहीं हो पाते। तो आज के दिन आंखें झुकी हैं और दिल जो है वो यकीनन मोहब्बत रसूल के अंदर जो है वो सरशार है इंशाअल्लाह ताला। आपका सवाल, मैं पहली बात है इस्लामाबाद में नहीं रहता, मैं रावलपिंडी में रहता हूँ। मैंने जानबूझ के ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हाँ। ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। ताकि जो सैर को अब आ रहे हैं उनके ऊपर आप अच्छी नज़र भी रखते हैं फिर। जी, काफ़ी क्लोज़ आई हुई है। तो मसला ये है कि आप यू नेवर स्लैप अ किंग। आप कभी भी बादशाह को थप्पड़ नहीं मारा करते। आप पाकिस्तान के अंदर एक बिला वजह एक इंतशार नहीं फैलाया जाता। एक ऐसे वक़्त में जब एक निज़ामों की कशमकश के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर एक नया निज़ाम नमूदार हुआ। पाकिस्तान के अंदर तमाम इदारे मासवाए अफ़वाज पाकिस्तान के वो फ़ेल हो चुके। लोगों को, आम आदमी को इंसाफ नहीं, सियासत का निज़ाम डूब रहा, और लोगों की जो शख्सियात के साथ तवक्कुआत वाबस्ता थी, वो भी इख्तिताम पज़ीर होती नज़र आ रही हैं। इदारों में तनाव का जो है वो एक कैफ़ियत पैदा हो रही है।
जो कि अच्छा। यकीनन एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल की तरफ उसका इशारा है। हम्म। बहरहाल क्योंकि इसमें दो तीन बातें हैं, मैं इसको मुख्तसर करके, मसला यह है कि आपने जो अभी सूरत हाल है महंगाई की, आपने एंगला एगलर की बात की, जी। जो अभी मिली हैं आर्मी चीफ साहब से। उससे पहले वेंडी शेरमैन आई थी और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मिलने की रिक्वेस्ट भी नहीं की, और वो आर्मी चीफ साहब से ही मिली। हम्म। तो इसका मतलब है कि वो यहाँ आई थी असेसमेंट लेने के लिए, वो देखने आई थी कि अफगानिस्तान के अंदर जो मुस्तकबिल में बनती हुई सूरत हाल है, जिसको यकीनन वो चाइना के लिए खुला नहीं छोड़ सकते, उसके लिए ज़रूरी है कि वो यहाँ अपने आप को अब एक दोस्त की हैसियत के अंदर शामिल करें। सही। लेकिन हुकूमत वक्त उनको क्या दे सकती है, इसका असेसमेंट मेरे ख्याल में उन्होंने कर दिया है, और शायद उसी असेसमेंट की कंटिन्यूटी के अंदर जो है एंजेला एगलर की मुलाकात जो है वो हुई है। अच्छा। अब उसमें अपोजिशन लीडर्स से भी मुलाकात हुई, यानी कि अमेरिकन अपनी पॉलिसी को रीफ्रेम कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अब की सूरत हाल के अंदर क्या हालात निकलते आ रहे हैं। सही। और हुकूमत जो है वो आपको पता है खेल चलता रहता है। लेकिन मसला ये है कि इस टाइम पे जो महंगाई का तूफान है, और खास तौर पे ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से एक बहुत ही कमजोरी का साइन था कि जहां 5 रुपए 90 पैसे बढ़ाने थे, वहां डबल प्राइस जो है अच्छा। वो करके अच्छा, हुकूमत ये ने महंगाई के उनकी हवाले से ना उस, हम गुल मैं साहब इसको आपकी तरफ मैं इसको वापस आएंगे, एक लेकिन लेकिन जो आपके मैं ओपनिंग रिमार्क्स है ना। मैं आपको अपनी बात मुकम्मल कर लूं कि ये हाँ। महंगाई के ऊपर मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये कह रहा हूं कि हुकूमत को तो समरी आई थी 590 की, उन्होंने बढ़ा के डबल क्यों कर दी? कहीं ऐसा तो नहीं कि हुकूमत जो है वो इतनी वीक हो गई है कि वो आने वाले लोगों के लिए कोई रूम नहीं छोड़ना चाहती, कोई लेवरेज नहीं देना चाहती, और जितना इसकी मद में कुछ कमा सकती है वो कमा सकती है। ओहो। ये है एंगल इसका जो मैं देना चाह रहा था। दूसरी बात यह है कि ऑपोजिशन से बिल्कुल रवाबित है। हम्म। जहांगीर तरीन साहब जो है वो लंदन पहुंचे हैं। राइट विंग की बगैर कोई मुल्क की सियासत नहीं चलती। राइट विंग के अंदर कुछ लोगों को माइनस होना पड़ेगा और कुछ लोगों को ऐड करना पड़ेगा। ओह। तमाम जो ये आर्ट है, यहीं पे रुक जाएं, यहीं पे रुक जाएं जरा। पहले ओपनिंग रिमार्क्स मेरे बाकी दो मेहमान दे दें, उसके बाद जरा जहांगीर तरीन साहब पर तफसील से आपसे पूछते हैं कि अब ये क्या नई स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जाहिर है किंग्स मेकर जो हैं वो जहांगीर तरीन नोन हैं, लेकिन कमर चीमा साहब, जैसे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने ये कहा है कि यू नेवर स्लैप अ किंग, लेकिन कल तस्वीर का शाया होना, हैज़ द किंग फॉरगिवन? क्योंकि माजी में भी बहुत सारे मामलात ऐसे हुए थे जहां हमें लगा था, खुसूसन एक्सटेंशन के वक्त नोटिफिकेशन की भी आपको याद होगी। क्या इदारों के बीच तनाव बढ़ रहा है? आप इस बात से इतफाक करेंगे, या आप समझते हैं कि नहीं, वजीर आजम इमरान खान इज़ अ मैन ऑफ नर्व्स और उन्होंने इस टेंशन को वार्ड ऑफ करने में कामयाबी हासिल कर ली है? देखिए जी, पहली बात तो यह, किंग नेवर फॉरगेट्स एंड द किंग नेवर फॉरगिव्स। ठीक है जी। तो ये तो एक माजी की ये हिस्ट्री जो है वो हमारे सामने है। बट एनी हाउ, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इमरान खान साहब ने ये जो देखिए, ये सिविलियन हमारी जो लीडरशिप है ना, इनको बहुत शौक है कंट्रोल करने का निजाम को, और इनको इस चीज का भी पता है कि इनके पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के भी इशू हैं। देखिए, आपके पास 2/3 मेजोरिटी भी आ जाए ना, 2/3 क्या, पूरा मुल्क भी आपके साथ खड़ा हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप जो स्ट्रक्चर है, जो निजाम है, जो सिविलियन सुप्रीमेसी है, उसको आपने स्टेप बाय स्टेप लेना है, और वो एक सियासी जमात नहीं कर सकती मेंटेन। इसके लिए एक पूरा सियासी निजाम का बालिग होना जरूरी है, तब जाके सिविलियन सुप्रीमेसी और वो जो लॉस्ट ग्राउंड एंड स्पेस है वो वापस मिलेगी। ये कानून है इस चीज का। अगर आप इसके बगैर करने की कोशिश करेंगे, आप कहेंगे मैं तो बहुत ज्यादा जाता हूँ, आईएसआई हेडक्वार्टर जाता हूँ, मैं तो, मेरे बड़े मिसाली ताल्लुकात हैं, तो अब आप मर्जी करेंगे। नहीं, अदारे के अपने तौर तरीके हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू हैं, कुछ प्रोसीजरल मैटर्स हैं, ठीक उस है। पे सिविलियन, उसमें माइक्रो मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है, और उनको उसी तरह चलने दें जिस तरह निजाम चल रहा है। अच्छा और ये अच्छा, चीजें, कतल कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगी चीमा साहब, लेकिन सवाल यहाँ पर सबके जहन में ये है कि मौजूदा हुकूमत जिसका सबसे बेहतरीन, मैं कहूँगी क्या कहते हैं, रिश्ता रहा है, वो सडनली सिविलियन सुप्रीमेसी क्यों एक्सरसाइज करने को है? क्या वजह है? खान साहब तो ये बड़ा अहम सवाल है, और वो इसलिए है कि मरियम नवाज जितनी एंटी स्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स कर रही हैं, एक बात, और पिछले 3 साल में, और पिछले 3 साल और पर्टिकुलरली 2011 से लेके ये जो इमरान खान के बारे में बातें आ रही हैं कि वो लाडला है, वो सिलेक्टेड है,
उसको सिलेक्ट किया गया है, ये इमरान खान को ये तकलीफ देती है। बड़ी बात, वो बात करें या ना करें, और अबव ऑल उन्होंने वापस पंजाब में जाना है, और पंजाब का वोटर एक दाएं बाजू का कंजर्वेटिव वोटर है, लेकिन वो जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को बहुत इन डेप्थ समझता है, और इमरान खान को पता है कि पंजाब का वोटर समझदार भी है, अर्बन वोटर भी है, तो वो उसको ये भी बताना चाहते हैं कि देखो मैं हूं वो बंदा जिसने इंटरव्यूज किए, मैं हूं, ये मुझे सिलेक्टेड कहते थे, ऐसी बात नहीं है। Okay. तो इमरान खान साहब एक बड़े लार्जर ऑडियंस को ये पैगाम देना चाहते थे कि मैं चीजें कंट्रोल करता हूं। सो पहले उन्होंने कॉन्फिडेंस जीता उनका, जब जीत लिया तो वो मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, एक ही छक्के में वो अपनी चीजें वापस। ओके कमर चीमा साहब, इसी पर मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से वापस आकर बिलाल अजहर साहब से पूछेंगे, क्योंकि ऑपोजिशन इस पूरे मौके को कैश करने के लिए तुली बैठी हुई है। क्या वाकई ही अब वो महंगाई को टारगेट कर रही है, या उसको भी अपनी एक स्पेस नजर आ रही है कि अब वो वक्त है कि जहां पर ये स्ट्राइक कर सकते हैं? लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। बिलाल अजहर कियानी साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और कमर चीमा साहब हमारे साथ हैं। बिलाल साहब, देखने में ये आ रहा है कि ऑपोजिशन बाकायदा इस पूरे तनाव की जो कैफियत बनी और उसके बाद के जो मामला, फिर वो महंगाई ने, वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा कर दिया। मेरे ख्याल से आप लोगों ने और खुसूसन आपकी जमात ने ये समझा कि यही वो स्पेस है जिसमें अब आपके स्ट्राइक करने के चांस ज़्यादा हैं, और इसी को आप कैश कराने की पूरी कोशिश में हैं अब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी आपको और आपके सारे व्यूअर्स को ईद मिलादुन्नबी मुबारक जी। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखें जी, अपोजिशन और मुस्लिम लीग PMLN तो अपनी एक जद्दोजहद जारी रख रही है, और ये जद्दोजहद पहले से चल रही है, और इसका इस रीसेंट इवेंट से कोई ख़ास ताल्लुक इस तरह नहीं है कि एक आइन की बालादस्ती और जो अवाम के इश्यूज़ हैं उसके लिए आवाज़ उठाने का जो एक तरीक़ाकार रहा है PDM का और PMLN का, वो उसी तरह ही जारी है। और जहाँ तक महंगाई की आपने बात की, महंगाई तो एक इशू है जो कंसिस्टेंटली चल रहा है, मतलब कि मज़ीद उसमें शिद्दत बढ़ गई है अब। मगर बात हकीकत तो ये है कि आप पिछले 3 साल से देख लें, और महंगाई तो मुसलसल बढ़ती जा रही है। और अब आपने जिस तरह देखा कि अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे हुए हैं, रिकॉर्ड प्राइसेस पे हैं। पेट्रोल की कीमत कोई 137 रुपये पे है, डीजल की 134 रुपये पे है आज। और गुज़िश्ता दिनों में बिजली की कीमत में भी इजाफे की बात हुई है, और आज एक खबर के मुताबिक अगले बिल में आपके जो नाजरीन हैं वो अगले बिल के अंदर 4 रुपए फी यूनिट का इजाफा देखेंगे। तो ये तो एक अवामी इशूज़ है, और इसके लिए आवाज़ उठाना हमारी और पूरी अपोजिशन का और PMLN का फ़र्ज़ भी है, PDM का फ़र्ज़ भी है। और हम अगर नहीं उठाएंगे तो आवाम वैसे ही तंग है, और वो आवाम हमसे भी आगे आ जाएगी। इसलिए हम और ये इसके साथ इस बात का ज़रूर इजाफा करना चाहूँगा कि ये बार बार इस चीज़ की अक्कासी करता है, जो आप इश्यूज डोमेस्टिक देख रहे हैं, जो आप फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे देख रहे हैं, जो आज अवाम के इश्यूज देख रहे हैं, ये बार बार इस चीज़ को प्रूव करता है जो PMLN और PDM बार बार कहती है कि जो सिविलियन सुप्रीमेसी है या आइन की बालादस्ती है, जो PDM का एक मेन एजेंडा है, उसके साथ ही अवाम के इशूज का हल जुड़ा हुआ है। ये इसी का ही प्रूफ है जो हम आजकल देख रहे हैं। तो फिर आज तो अब फिर तो आपको इमरान खान साहब को के साथ देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिविलियन सुप्रीमेसी एक्सरसाइज करने की कोशिश की। जी, उन्होंने तब की ना जब उनका जो गैर आइनी एक सिलसिला चल रहा है, वो चाहते हैं कि वो गैर आइनी सिलसिला चलता रहे। वो आइन की बालादस्ती के लिए, सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए तो नहीं कर रहे, वो तो उन बैसाखियों के लिए, उन क्रचेस को बरकरार रखने के लिए कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पे वो बने थे और खड़े रहे। ये तो 20, 30, 40 सीटों के शायद वजीर आजम थे। एक बंदा है जिसको कभी कंसेंसस बिल्ड नहीं करना पड़ा, एक बंदा है जो कभी लोगों को इतनी सीटें जमा करने का सोच भी नहीं सकता था कि वजीर आजम बन जाए। तो उसके लिए जब कर दी गई, उसको बना दी गई, अब वो चाहता है जी कि वही सिस्टम बरकरार रहे। तो ये कोई सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग नहीं है। अच्छा। ये जो आइन शिकनी करके ये बने हैं, ये चाहते हैं कि यही सिलसिला जारी रहे। ये चाहते हैं कि हर इदारे को एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का टूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकें, और इनको सिर्फ बुनियादी अभी यही डर है कि ये जो एक इनका सिलसिला है ये दरम भरम हो जाएगा और ये बिसाखियां गिर जाएंगी। नहीं, व्हाट मेक्स यू थिंक कि अगर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि एक क्रचेस का सिलसिला है और एक सपोर्ट का सिलसिला है और अब वो दरहम भरम हो जाएगा, इसीलिए वो ये एक्सरसाइज कर रहे थे सिविलियन सुप्रीमेसी, ये कहां से सुनगुन मिली आपको? ये हमारे PDM का सिंगल पॉइंट एजेंडा, हमारी पिछले 3 सालों की सारी बात यही है, और यहीं पे आके नुक्ता रुक रहा है। और आप ये देख रहे हैं, ये सारा मामला पर्सनालिटीज का है।
इसके अंदर इदारा और इदारे इमरान खान साहब की कहीं पे भी तरजीह नहीं। ठीक है। सो दिस इज प्राइमरीली, और हमने ये देखा, यही आपने चेयरमैन नैब के साथ भी देखा है, वो उनको भी इसलिए बरकरार रखना चाह रहे हैं ताकि उनका डर्टी वर्क कर सके। यू हैव जस्ट शाइड अवे कंप्लीटली नॉट टू आंसर दिस वन, बट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से पूछ लेते हैं ना कि ये कहाँ से। नहीं जी, दैट्स नॉट द केस। आप मुझे बताइए व्हाट आई शाइड अवे फ्रॉम। नहीं, अभी जरा गुल साहब बोल देना, फिर आपके समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से। गुल साहब, ये जब एक पेज की कहानी थी और ऑपोजिशन इल्ज़ाम लगाई जा रही है मुस्तकिल, जिस दिन से खान साहब बरसरे इक़्तिदार आए हैं कि इनको बाकायदा सहारा दे करके पूरा बनाया गया, इनकी हुकूमत कायम की गई, और ये समझते हैं कि वो सहारा क्योंकि वो सिलसिला अब आगे चलता नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये सिविलियन सुप्रेमेसी एक्सरसाइज करने की कोशिश की गई। क्यों लगता है इमरान खान साहब को कि ये सिलसिला आगे चलता नज़र नहीं आ रहा? ऐसा क्या हो गया? देखिए, बुनियादी उसकी वजूहात हैं। पहली बात यह है कि जहाँ तक पाकिस्तान के बहुत सारे और इदारे मौजूद हैं, आपके पास फील्ड ऑफ एजुकेशन थी, हेल्थ था, आपके पास एग्रीकल्चर था, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थी, कोई आपको नहीं रोक रहा था कि आप ये काम ना करें। दीगर ममालिक छोड़ दें, अफगानिस्तान, इंडिया, अमेरिका के सफारती ताल्लुकात को, बाकी तो दुनिया के अंदर आप ताल्लुकात पैदा कर सकते थे, वहाँ कहाँ खड़े हैं हम? तो ये तमाम जगह जब फेलियर्स हैं तो फिर उसका नतीजा ये है कि हम एक ऐसा काम करें जिससे हम कोई ना कोई, जिसको कहते हैं आ बैल मुझे मार वाली बात है। मसला ये है कि ये एक डोमेन्स हैं, इसके ऊपर माजी के अंदर क्या, जब DGISI की तैनाती हुई थी तो क्या कोई इंटरव्यू की शर्त, क्या 3 लोगों के नाम शाम, ये सारी बातें गलत हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को अच्छी तरीके से पता है कि ये मामलात उनको सरप्राइज में नहीं मिले, बल्कि उनके साथ डिस्कस हुए थे। ये अलहदा बात है कि अब वो इससे मुतनफ़र हैं कि मुझे तो कंसल्ट ही नहीं किया था। देखिए, अननेसेसरीली आप किसी की डोमेन में पैर नहीं रखते। फौज एक ऐसा इदारा है जो बड़ा शाये है, वो अपने मामलात, अपने अंदरूनी मामलात के अंदर मदाखलत किसी किस्म की भी, चाहे वो इवन कोई उनके रिटायर्ड ऑफिसर भी क्यों ना हो, उनकी मदाखलत को पसंद नहीं करता। और मेरे ख्याल में ये ठीक है, ये एक डिसिप्लिन इदारा है। मसला ये है कि कल की 2 अहम बातें बहुत हैं। एक तो पहली बात ये है कि आर्मी प्रोटोकॉल्स के मुताबिक जो है वो 7 दिन के अंदर जब एक ऑफिसर को पोस्ट किया जाए तो 7 वर्किंग डेज के अंदर वो चार्ज लेता है, और कल ये 14 दिन हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि CGS जो होते हैं, जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ होते हैं, उनका प्रोटोकॉल है कि अगर GHQ से एक वक्त में आर्मी चीफ बाहर हों तो वो GHQ में मौजूद होते हैं, यानी कि एक वक्त में एक आदमी जो है, दोनों आदमी इकट्ठे नहीं जाते। कल ISI हेडक्वार्टर के अंदर दोनों आर्मी चीफ भी और DGISI और खुद CGS जो है वो मौजूद थे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अहम मुलाकात थी, अनप्रेसिडेंटेड थी ये, और इसको हमें गौर करना पड़ेगा। तीसरी चीज जो है वो PDM के हवाले से, मैं ये समझता हूँ कि PDM अगर ये सोच रही है कि वो मुतबादल के तौर पर सामने नजर आ रहे हैं तो शायद ऐसा ना हो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि PDM तो वो जमातें हैं जो माजी के अंदर ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, और उनकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी होती और लोगों पे एतबार होता तो लोग यकीनन उनके साथ खड़े होते। अब लोग महंगाई की वजह से बेहाल हो चुके हैं, और अचानक ये महंगाई नहीं हुई, ये महंगाई हर रोज बढ़ रही थी, लेकिन उस टाइम पे ऑपोजिशन उस अंदाज में एहतजाज नहीं कर रही थी जो अब कर रही है। तो यकीनन उनको इस टाइम पे अपना कुछ नजर आ रहा है, और मेरे ख्याल में ये एंड पॉलिटिकल तरीका है, इसमें कोई बुराई नहीं है, उनको नजर आ रहा है। लेकिन जो नजर आ रहा है मेरे ख्याल में वो चेहरे नहीं होंगे, कुछ मुख्तलिफ चेहरे होंगे, क्योंकि अगर इन्हीं लोगों के साथ कंटिन्यूएशन है तो फिर तो आपका मुस्तकबिल कुछ भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपका अमेरिका जो है वो ये जानता है कि मौजूदा हुकूमत उनको कुछ देने के लिए काबिल नहीं है, और इस खित्ते के अंदर बदलती हुई सूरत हाल के अंदर चीन अगर इस पूरे खित्ते के ऊपर कब्जा कर लेता है और अपने सिफारती ताल्लुकात और अपने मुआशी मामलात को इस अंदाज में निभाता है तो अमेरिका इस पूरे रीजन से आउट हो जाता है, बिलखसूस सेंट्रल एशिया से। यानी कि सेंट्रल एशिया में अगर उनकी एक्सेस हो गई तो ये जो जितना भी आपका यूरोप है वो तो चाइना के हाथ में चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि उनको पाकिस्तान की जरूरत है, और पाकिस्तान में उन लोगों की जरूरत है जिनके ऊपर उनका हमेशा से एक इन्हिसार है, जिनको पता है वो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और वो डिलीवर करने के काबिल हैं। मसला यह है कि हमारी अफवाज अल्हम्दुलिल्लाह एक मुनज़्ज़म इदारा है, और उस इदारे को गली मोहल्ले की
सियासत से दूर रखना चाहिए। अच्छा, अब आज ये रेडी वाले से लेके जी, जी। एक आम मीडिया के अंदर उसको इस तरह से हम हर जबान रद्द-ए-आम कर रहे हैं, इससे यकीनन इस इदारे के अंदर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज़, क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी है, इससे पहले कि मैं कमर चीमा साहब के आप पास आऊँ, फरमाइए, आप कि बात कर रही ट्राइड थी। एंड टेस्टेड आपने जो कहा ना, ट्राइड एंड टेस्टेड चीन के लिए आपके नज़दीक कौन है? एक ज़ाहिर है अफ़वाज पाकिस्तान, क्योंकि सीपेक के लिए गारंटर के तौर पर वो हमेशा रहे हैं, और दूसरा नून लीग है। नहीं, ट्राइड एंड टेस्टेड के मुतालिक आप कैसे कह सकती हैं नून लीग है या वो पीपल्स पार्टी है? ये तो सियासी लोग हैं, इनकी तो वफादारियां इधर-उधर से ज़ाहिर है, कुछ लोग नए आते हैं, कुछ पुराने चले जाते हैं, ये ऐसे ही पूरी दुनिया में सफ़र होता है। ये कोई इनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाने वाली बात नहीं है। लेकिन आप मुझे बताएँ गारंटर क्या सिर्फ़ सीपैक के ऊपर है? क्या अफ़गानिस्तान पे कौन गारंटर है? हुँ। बाकी चीज़ों के ऊपर कौन गारंटर है? ये कहने की बातें हैं। लेट्स एक्सेप्ट द रियलिटी। देखिए, देयर आर सो मेनी अदर डोमेन्स जिसके ऊपर आप काम करके परफॉर्मेंस हासिल करके लोगों के सामने अपनी कारकर्दगी को दिखा सकते थे। अच्छा। लेकिन आप जो है वो ये चाहते थे कि 2022 के अंदर मिड में आप असेंबलियां तोड़ दें, ताकि आप जो है वो आने वाले चीफ को अपॉइंट करें और उसके ऊपर जो है वो एक आपका जो है वो एज हो। आप ये चाहते थे कि किसी सूरत जो है उनकी, क्योंकि 2023 में तो जिसने जो लेना था वो तो ले चुका होगा। 2023 में किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं होगा। ये पता नहीं कौन लोग हैं जो वज़ीर आज़म साहब को ऐसे मेरे ख्याल में वाहियात मशवरे देते हैं कि वो कहते हैं कि जाओ के आप जस्ट यू डोंट हैव टू बिकम बुल इन चाइना शॉप। देयर इज़ नो नीड। अभी आपके साथ आपने चाइना नाराज़ है, आपके साथ जो है अरब दुनिया नाराज़ है, आपके साथ अमेरिका जो है वो दूर हो गया। क्या इसका सारा जो है वो इल्ज़ाम जो है वो किसी इदारे पे डाला जा सकता है? तो अच्छा। बाकी लोग जो है वो किधर है? ओके, हुकूमत तो किधर खड़ी है? ठीक है, आज तो हुकूमत किस अब जगह खड़ी आपने है? आप बड़ी बताएं अहम तो सही बात ना। कर दी, और वो आप कभी ब्रेक जो है लेने वो का मुझे एक बार-बार नई-नई कहा जा रोज़ाना रहा है। एक नया शीशा छोड़ देते जी, जी, हैं। कभी आप तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की गुफ्तगू कर देते हैं, बजाय सोचे-समझे। हुँ। आपने बहुत ही अहम बात जो है इस वक़्त कर दी है कि क्या कहते हैं, मुतबादिल जो हैं वो ज़ाहिर है ऑपोज़िशन की तरफ आपने कहा कि मुतबादिल तो फ़िलहाल ये नज़र नहीं आते, लेकिन चेहरे तब्दील होते हुए नज़र ज़रूर आपको आ रहे हैं। 2022 का भी आपने ज़िक्र कर दिया। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आकर चीमा साहब आप इस पर ज़रा कमेंट कीजिएगा। व्हाट्स कुकिंग? पार्लियामान इज़ टू स्टे फॉर 5 इयर्स किसी भी जमहूरी दौर में, और यही बात ऑपोजिशन भी कहती आई है कि 5 साल मुकम्मल करने होंगे। तो अब ये जो चेहरे तब्दीली की बात है, क्या इस पर काम किया जा रहा है? एक ब्रेक के बाद। चीमा साहब, आपने देखा कि ब्रेक से पहले भी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब काफ़ी खबरें दे रहे हैं और काफ़ी इशारे कनाइयों में, और कुछ खुलकर भी बता रहे हैं। आपको क्या लगता है 5 साल पार्लियामान कंप्लीट होंगे और ये जो चेहरे बदलने की बात है, अब इस पर सारा फोकस होगा? देखिए जी, पार्लियामान तो कंप्लीट करेगा 5 साल, क्योंकि ये डेमोक्रेसी इसी का नाम है और यहाँ पे जमहूरियत जो है वो मजबूत है इस वक्त, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये सियासतदानों का दिल करता है कि हमें कहीं ना कहीं सियासी शहादतें हमें जो है वो हो जाए हमारी। और दूसरा ये चेहरे बदलना, देखें पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ये कोई मैच्योर लीडरशिप नहीं है। सारे अपने शॉर्ट टर्म गेन कर रहे हैं, सबके ऊपर केसेस हैं, वो केसेस से वो जो है वो बचना चाहते हैं, जेलों में जाना नहीं चाहते, डील्स करना चाहते हैं। और फिर देन फैमिली लिमिटेड कंपनीज हैं, पीपल्स पार्टी देख लें, पीएमएलएन देख लें, बाकी भी इसी तरह हर जमात में ऐसे है। इमरान खान का ये है कि इमरान खान का पता उनकी फैमिली नहीं है, तो इसीलिए उनकी पार्टी में बहुत ज्यादा गैर यकीनी सूरत हाल है, पता नहीं चलता नंबर 2, 3, 4 कौन है पार्टी के अंदर। सो यहाँ पे ये तो जमहूरियत तो चल ही रही है, जैसे तैसे लोग अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लोग उम्मीदें लगा बैठते हैं सियासी जमातों से। चेहरे बदलने से कुछ भी नहीं होगा। देखना यह है कि क्या एक ब्रॉडर पॉलिटिकल कंसेंसस है पाकिस्तान में कि हमने दुनिया को के साथ कैसे चलना है। आज इंडिया ने दुबई की गवर्नमेंट के साथ वायदा कर लिया है वो आईओके के लिए कि इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इंडिया जो है जब सीपैक पे चाइना इन्वेस्टमेंट करता था तो कहता था कि क्या वो कश्मीर और गिलगित में पैसा नहीं लगा सकते क्योंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। क्या हम आज इस कैपेसिटी में हैं कि हम दुबई को कह सकते हैं? दुबई की सरकार को हम नहीं कहेंगे। वो तो हमारे वीजे बंद कर देते हैं, वजीर खारजा 3-3 दिन जाकर बैठे रहते हैं, दे डू नॉट रिस्पॉन्ड। पॉइंट ये है कि हमें इमरान खान साहब का विजन इतना छोटा ना दिया, आप यकीन करके माने कि उन्होंने 3 साल में यूरोप का कोई विजिट नहीं किया। मिडिल ईस्टर्न ममालिक से ताल्लुकात भी थैंक्स टू दी जनरल बाजवा जिन्होंने कनेक्ट करा के रखा।
इमरान खान का मुझे बताए ना, वो उनका व्हाट ही हैज अ प्लान, वो क्या प्लान है मुल्क के लिए। लेकिन आज जब चौथे साल में ये हुकूमत है, अब सबके सब इमरान खान साहब को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं, ये भी कोई सही बात नहीं होगी। नहीं तो किसको ठहराएं? जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको आप भूल कैसे सकते हैं? जिन्होंने समझा कि इस पर तकिया करना है, ही इज द लिबरेटर, ही विल डू द बेस्ट। नहीं 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 नहीं, वो जिन्होंने तकिया किया उन्होंने इसलिए किया बिकॉज ही वाज अ पॉपुलर पर्सन इन द कंट्री। वो कोई इमरान खान कोई रात के अंधेरे में तो नहीं पाकिस्तान में आए, उनकी 1996 से स्ट्रगल है। और इमरान खान ने भी तो शॉर्टकट मारा ना कि मेरे पास अभी चांस नहीं है, मैं क्यों और 5 साल वेट करूं, तो मैं थोड़ी सी जल्दी जल्दी खा लूं। अगर इमरान खान साहब ने भी तो फायदा उठाया है, तो जो उनके साथ जो वो फैसिलिटेटर थे उन्होंने भी देखा कि ही इज द ओनली पर्सन, क्लीन है, गंदा नहीं है, करप्ट नहीं है, ये चीजें उनको एडवांटेज है। बट दैट डजंट मीन कि आप इनकॉम्पिटेंट भी हो, आप निजाम ना चला सकें, आपके दिल में इतना ज्यादा गुस्सा हो अपोजिशन के लिए, आप पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा ना करें, आप फॉरेन पॉलिसी में जीरो हैं, आपने इस्लामोफोबिया जैसी अननेसेसरी डिबेट शुरू करके मगरब को नाराज कर लिया है। आपकी यूथ बिल्कुल तैयार बैठी है जिनको रोज नौकरियां चाहिए, हर महीने 10 लाख नौकरी चाहिए। आपने क्या किया है ना, आपने ये तो कह रहे हैं कि मैं इमरान खान इज द ओनली पर्सन जिसे रिस्पॉन्ड करना है हमने। कर्जों, मुझे बताएं ना, आखिरी बात करने लगा हूं, सब कर्जे ले लेते हैं और डेवलपमेंट करा लेते हैं, पर हमारे लिए क्या किया इन्होंने? नवाज शरीफ भी कर्जे ले लेता है, पीपल्स पार्टी भी ले लेती है, ये भी कर्जे ले लेते हैं, हमें क्या आउट ऑफ द बॉक्स दिया इन्होंने? सिर्फ बातें और तकरीरें। अच्छा, सो बिलाल अजहर साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं हमारे दोनों तज्जिया निगारों की। एज ऑपोजिशन आप क्या समझते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली लेट्स फॉरगेट कि आप लोगों का इमरान खान साहब के साथ जो भी रिश्ता हो, आप जो भी राय रखते हो, लेकिन एंड में पॉलिटिकल पार्टीज ही पर सारा ब्लेम आता है। जी देखिए, पॉलिटिकल आई मीन मुझे माजरत के साथ आपके इस कमेंट का में सवाल एज सच आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, बट हमारे मुल्क की एक सियासी तारीख है, हमारे यहाँ जमहूरियत जरूर होती है, लेकिन जितना एस्टैब्लिशमेंट का अमल दखल होता है उसके बाद जो कुछ भी हो वो पहले सपोर्ट करें, वो पहले चढ़ा दें, वो फैसिलिटेट करें जिस तरह भी कर सकें, लेकिन जहां फिर देखा जाए कि परफॉर्मेंस नहीं हो रही, वहां पर फिर सारा खमियाजा पॉलिटिकल पार्टीज ने ही भुगतना पड़ता है। डू यू नॉट थिंक दैट्स आल्सो अनफेयर? जी 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 जी, नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। और देखिए, हमारा ये एक स्टॉप स्टार्ट का अमल है, एक जमहूरी अमल। हम चाहते हैं सारे कि वेस्टर्न ममालिक की, और वजीर आजम साहब अक्सर इस चीज़ का जिक्र भी करते हैं कि उनसे बेहतर तो वेस्ट जानता ही कोई नहीं है, वेस्टर्नर से बेहतर वो वेस्ट को जानते हैं। तो जिस वेस्ट की वो बात करते हैं और जिस वेस्ट का हम कि कुछ एस्पेक्ट्स का हम ख्वाब भी देखते हैं, चाहे वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हों या कभी यूके की एग्जाम्पल होती है, जो यूएसए की एग्जाम्पल होती है, तो आपको फिर उस लेवल ऑफ डेमोक्रेसी पे पहुंचने के लिए एक तसलसल के लिए सब्र की भी जरूरत होती है। ये नहीं हो सकता कि एक आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है कि उसको जब भी आपको दिल करे, चंद अशखास को अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए जब वो अच्छा लगे तो वो उसको पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर इंटरफेयर करके उसको तहस नहस कर दें, इदारों को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए, और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि आपकी वही स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी होगी जो उन मुल्कों में होती है। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। सो देयरफॉर ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर देखिए अभी और ये केस इन पॉइंट है जो हम अभी देख रहे हैं, बिकॉज एक पार्टी जिसकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं थी, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंसेंसस बिल्डिंग नहीं था। मैं आपको 2 रिसेंट एग्जांपल्स दे देता हूं, बल्कि 3 ले लें आप। एक नैब ऑर्डिनेंस है, एक अभी इलेक्टोरल एक्ट में अमेंडमेंट की जो बिल आया जिसमें ये ईवीएम्स भी शामिल है, और एक आपने पीएमडीए का सारा तमाशा देखा है। तो आपने एक रवैया खास तौर पे इलेक्शंस एक्ट में अमेंडमेंट का और पीएमडीए में आपने खास तौर पे ये रवैया देखा वज़रा का और हुकूमत का। फवाद चौधरी साहब को आपने पीएमडीए में देखा, उन्होंने कहा जी ये आ रहा है, आपको पसंद है या नहीं पसंद। ये थी इनकी स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस, ये थी उनकी कंसेंसस बिल्डिंग। इनको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है कि क्या कोई स्टेक होल्डर, ख्वाह वो इलेक्शंस एक्ट में इलेक्शन कमीशन ही क्यों ना हो, ऑपोजिशन को छोड़ दें। और हालांकि अगर आप कंपेयर करें तो इलेक्शंस एक्ट 2017 जब बनी थी तो पीएमएलएन ने उस टाइम पे उस प्रोसेस को ड्राइव किया था, 100 से ज्यादा मीटिंग्स हुई थी। पीटीआई पार्लियामेंट से बाहर गई, फिर वापस आ गई, उनको भी साथ साथ चलाते रहे, क्योंकि उस टाइम पे मकसद ये था कि देयर शुड बी ब्रॉड ओनरशिप ताकि ये लॉस कंट्रोवर्शियल ना हो। मगर ये सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब एक ऐसी पार्टी हुकूमत में हो जो इलेजिटिमेटली इंस्टॉल्ड ना हो, जो कि जेन्युइन पॉलिटिकल प्रोसेस से आई हुई हो, जिसको पता हो कि जब तक मैं ब्रॉड कंसेंसस बिल्डिंग नहीं करूंगा मैं कायम नहीं रह सकता। मगर जब इस आर्टिफिशियल इंस्टॉलेशंस होंगी तो यही होगा जो हम अनफॉर्चुनेटली देखते हैं, और अवाम इसका खमियाजा भुगतती रहेगी। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं इन जस्ट वन सेंटेंस, पीएमएलएन का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? तारीख देख रहे हैं
या बड़ा ब्राइट फ्यूचर अब आपको नजर आना शुरू हुआ है? नहीं जी, पीएमएलएन का फ्यूचर इंशाल्लाह ब्राइट है और आपने आवाम को खास तौर पे अब तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वाजे हो गया कि ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं और कौन सी जमात डिलीवर कर सकती है। अच्छा। और 13 से 18 के अंदर जो डिलीवरी थी, कहाँ पे हम 2013 में थे, कहाँ पे 2018 में थे, 5.8% जीडीपी ग्रोथ थी, फूड इन्फ्लेशन लो थी, इन्फ्लेशन अदरवाइज लो थी, रिकॉर्ड लेवल ऑफ डेवलपमेंट थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो तो अब जब जनरल इलेक्शंस होंगे तब सही समझ जी, में और हमने आएगा। बाय इलेक्शंस में भी हमने बाय इलेक्शंस में भी सही। पिछले साल अगर आप ओवरऑल देखें तो वो भी एक इंडिकेटर है। आप सर्विस देख लें, आज भी एक सर्वे आया हुआ है रिगार्डिंग कि इमरान खान में लोगों को कितना एतमाद है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर, दैट इज डिटीरियरेटिंग। और हम पीएमएलएन के मतलब भी सर्विस, एवरीथिंग इज इंडिकेटिंग दिस। और इंशाल्लाह वी आर कॉन्फिडेंट जी कि इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो कि पीडीएम जिसके लिए स्ट्राइव करी है, पीएमएलएन उसके लिए स्ट्राइव करी है, वो होंगे और इंशाल्लाह उसके अंदर पीएमएलएन सुरखरू होगी। अब्दुल्ला गुल साहब, मैं बड़े छोटे छोटे सवाल क्योंकि वक्त कम है, क्या इलेक्शंस अर्ली कहीं आपको नजर आ रहे हैं? हुकूमत की तो ये ख्वाहिश है कि अर्ली इलेक्शन जो है वो हो जाए ताकि वही इंटरम, जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनली इंटरम प्राइम मिनिस्टर भी वही रहेंगे। लेकिन मुझे तो इलेक्शन फिलहाल नजर नहीं आते। मुझे तो क्योंकि अगर इलेक्शन ही करवाने हैं तो उसके नताइज जो है वो आपके सामने हैं। लेकिन मुल्क, इसमें कोई शक नहीं कि राइट विंग की पॉलिटिक्स के बगैर नहीं चलता। लेकिन राइट विंग पॉलिटिक्स कहाँ है? वो तो पीडीएम वाले जो थे एक वक्त में जाके एक्सट्रीम लेफ्ट के साथ मिल गए, तो राइट विंग कहाँ चली गई? ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है मेरे ख्याल में। और हमें ये सोचना पड़ेगा कि राइट विंग के लिए एक नई जो है वो जमात तो बिल्कुल उसके लिए जगह मौजूद है और नए चेहरे जो हैं वो आएंगे, क्योंकि पुराने चेहरों के साथ फिर वो एक्सपेरिमेंट होगा, नई पार्टी, नई इधर से उधर से। एक्सपेरिमेंट की देखें, एक्सपेरिमेंट की बात नहीं है। दुनिया में कहीं भी जो जमहूरियतें हैं वो कामयाब नहीं है। मैं आपके साथ डिबेट कर सकता हूँ इन लेंथ। अगर आप ये कहें, इंग्लैंड की मिसाल दें, तो क्या वो जुडिशरी के वजह से नहीं चल रहे? क्या ऑस्ट्रेलिया में जुडिशियल रिफॉर्म्स की वजह से नहीं चल रहे? अगर नई पार्टीज की जगह है, अपने डेमोक्रेटिक फंक्शन के ऊपर नहीं चल रहे। मसला ये है, आपको पाकिस्तान के जो आइन है उसको पाकिस्तान पे कुर्बान किया जा सकता है, पाकिस्तान को उस आइन के लिए नहीं कुर्बान किया जा सकता। आप आम आदमी से पूछें, उसको जमहूरियत पसंद है, उसको आमरियत पसंद है, उसको बादशाह पसंद है, उसको जो है वो इंटरम सेटअप पसंद है, वो ये नहीं जानता। आम आदमी ये जानता है कि क्या उसके घर में रात को रोटी मौजूद है, क्या उसके बच्चों को हेल्थ फैसिलिटीज मौजूद हैं, क्या एजुकेशन उसको मिल रही है। सही। अब ये क्या मुल्क में इंसाफ और अमन बिल्कुल है? सही कह रहे हैं। जल्दी से मुझे बता दें गुल साहब, क्या जेकेटी इसी सब पर काम करने के लिए लंदन गए हैं? बिल्कुल। क्यों नहीं? और उनका राइट बनता है। इमरान खान, ठीक है, इमरान खान साहब पर कितना प्रेशर इस वक्त आप देख रहे हैं? इमरान खान साहब ये जो जितना काम कर रहे हैं, मैंने आपको एक मिसाल दी थी पहले सेगमेंट में कि उन्होंने पेट्रोल की समरी जो थी वो जो रिकमेंडेड थी उससे डबल कर दिया। ये प्रेशर नहीं है तो और क्या है? और ये जो अननेसेसरीली इदारों के अंदर इंटरवेंशन है, ये प्रेशर नहीं है तो और क्या है? सही। आई डू नॉट बिलीव कि ये इमेंस प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर। हैज ही मिस्ड द बस येट और नॉट? Let's not talk about the things. क्योंकि मतलब let's not cry over the spilt milk. ओके, चलें अब इसी पर हम क्लोज कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट रही आप तीनों मेहमानों के साथ। बहरहाल 5 साल मुंतखब असेंबलियों को अपने पूरे करने चाहिए, जिसके बाद जनरल इलेक्शन उसी तरह जिस तरह तमाम पार्टियां मुत्तफिक हों एक ऐसे निज़ाम के लिए इलेक्शन की बात मैं कर रही हूँ जिसमें कम अज़ कम इलेक्शन के बाद ये ना सुनने में आए कि जी ये रिगिंग हो गई और ये हल्के खोले जाएं और वो हल्के खोले जाएं। इट्स अबाउट टाइम दैट ऑल ऑफ दीज पार्टीज सिट टुगेदर, डिसाइड, ताकि 2023 के जो इलेक्शंस हैं वो स्मूथली कंडक्ट हों और उसके बाद तमाम पार्टीज जो वोट स्कोर करें, जितनी सीटें हों, उससे आकर असेंबलियों में बैठें। लेकिन आगे के टाइम्स काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।